एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। अच्छा सर, ऑलमोस्ट 8:55 तक आपको मैं राइट्स ट्रांसफर कर दूंगी पोस्ट की, ठीक है? जी और मैडम। मीनवाइल अगर आपने क्लास खत्म की 9:15 से पहले तो रिकॉर्डिंग इसको पॉज करके देना पेंड कीजिएगा मीटिंग, ठीक है? और अगर नहीं तो मैं खुद ही कर दूंगी फिर जाके। ये आप खुद ही कीजिएगा, मुझे चलिए। नहीं समझ में आया। हाँ जी। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, हाँ ओके, जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसकी कुछ टेबल्स आपके ज़िम्मे लगाई थी, वो ज़रा आप लोग करके आएँ ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो समझ में आ सकें। आज हम लोगों ने दूसरा टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो चीज़ें हैं, एक है ग्राफिकल अप्रोच और दूसरा है न्यूमेरिकल अप्रोच। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो जी, कल ये कुछ वर्किंग की थी हम लोगों ने, और ये मैंने आप लोगों को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस समझाने की कोशिश किया था। तो इसके अंदर आपको ये बताया था कि किस तरीके से वॉल्यूम अगर चेंज होता है या आउटपुट चेंज होती है तो कॉस्ट और प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो ब्रेक इवन का मतलब बताया था आप लोगों को, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये टेबल मैंने कहा था मुकम्मल कीजिएगा। तो ये टेबल की होगी आप लोगों ने मुकम्मल। तो बहरहाल ये ग्राफ भी मैंने कहा था बनाइएगा। तो ग्राफ भी में तीन चीज़ें थी, एक टोटल रेवेन्यू कर्व बनाना था, एक टोटल कॉस्ट कर्व बनाना था और एक प्रॉफिट कर्व बनाना था। ये तीन चीज़ें थी। फिर मैंने आपके ज़िम्मे ये असाइनमेंट लगाई थी, ये वाली जो आपके सामने है, असाइनमेंट नंबर 2, ये आप लोगों ने करनी थी। फिर असाइनमेंट नंबर 3 ये करनी थी। तो ये तीन असाइनमेंट्स थी जो कि आपके ज़िम्मे थी। और अब जारी सी बात है कि इन असाइनमेंट्स को यूज़ करने का वक्त आ गया, अभी करते हैं। तो क्वेश्चन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, प्रॉफिट का फार्मूला में आता है पाई फॉर प्रॉफिट, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आप लोग ले लें तो ये प्रॉफिट आ जाता है आपके पास। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है? जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो तरीके हैं, यानी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वी हैव टू अप्रोचेस। देयर आर टू अप्रोचेस to measure profit maximization. Number one is called total approach. Yeah, total method. Number two is called marginal approach.
तो ये दो अप्रोचेज हैं, टोटल अप्रोच और मार्जिनल अप्रोच। तो इसमें जो पहली अप्रोच है वो है टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच ये कहती है कि फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉजिटिव गैप बिटवीन total revenue and total cost should be maximum, to get profit maximum। तो ये है टोटल अप्रोच कि पॉजिटिव गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पे समझें, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है, तो एक्चुअली ये प्रॉफिट भी टोटल ही है। तो इसमें फर्ज कर लें कि रेवेन्यू है 1000 और कॉस्ट है 500, तो प्रॉफिट कितना होगा 500। फर्ज करें कि रेवेन्यू 1000 है, कॉस्ट 600 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 400। ये सॉरी, ये 700 लिखना था। तो 700 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300, फिर ये 1000 माइनस 800, तो ये हो जाएगा 200, फिर ये 1000 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 100। इसी तरीके से ये 1000 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 0। तो 1000 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा -100, और फिर 1000 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा -200। तो ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पॉजिटिव प्रॉफिट है, ये ज़ीरो प्रॉफिट है, और ये जो है दैट इज़ नेगेटिव प्रॉफिट। तो नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब है लॉस। अब इसके मुताबिक अगर आप देखें तो टोटल प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव प्रॉफिट, तो वो यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा, इस जगह पे, ये 500 पे। और इस जगह पर अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, और वो गैप ही एक्चुअली प्रॉफिट है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप है ना, वही प्रॉफिट है, ये आपके सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन ये गैप नेगेटिव भी तो हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि पॉजिटिव गैप। सो पॉजिटिव गैप between total revenue and total cost should be maximum for getting the profit maximum। तो ये एग्जांपल से समझ आई बात आपको? ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास जो दो मेथड्स हैं, पहला मेथड है टोटल अप्रोच। तो टोटल अप्रोच के अंदर आप टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं इसको, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट लेते हैं। और मार्जिनल अप्रोच के अंदर आप मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये, इसी वजह से इसको टोटल कहा जाता है कि इसमें रेवेन्यू भी टोटल लिया जाता है और इसमें जो है वो कॉस्ट भी टोटल ली जाती है, क्योंकि ये टोटल अप्रोच है। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें रेवेन्यू भी मार्जिनल लिया जाता है और कॉस्ट भी मार्जिनल ली जाती है, तो दोनों जो है वो मार्जिनल अप्रोच में आ जाते हैं। मैं पहली अप्रोच आपको बता रहा था, पहली अप्रोच में ये है कि पॉजिटिव गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम टू गेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये पहली अप्रोच है।
अच्छा, ये क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब ये है कि जो दूसरी अप्रोच है वो हम अभी ज़रा ठहर के पढ़ते हैं, लेकिन पहले पहली अप्रोच के मुताबिक ही हम आगे चलते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का गैप जो है, पॉजिटिव गैप जो है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए फॉर गेटिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें चलें, मज़ीद आगे चलें तो क्या है वो, ये यहाँ पे स्टोरी यहाँ तक ख़त्म करते हैं। या अगर कहें तो मार्जिनल अप्रोच भी पढ़ी जा सकती है। मार्जिनल अप्रोच में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, फिर मैं अब अपना क्वेश्चन जो बुक में है वैसे शुरू कर लेंगे। तो ये टोटल अप्रोच है और दूसरी कौन सी है? मार्जिनल अप्रोच है। तो मार्जिनल अप्रोच को हम मार्जिनलिस्टिक रूल भी कहते हैं, और इस रूल के मुताबिक दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। पहला ये है कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, एम आर और एम सी दोनों बराबर हो जाएं। और दूसरा ये है कि स्लोप ऑफ एम सी जो है मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो एम सी की स्लोप जो है वो एम आर की स्लोप से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो इसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। ठीक होगी जी बात? तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों बातों को हम मार्जिनलिस्टिक रूल कहते हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? फिर वही होगा जो हम चाहते हैं, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इफ these two conditions are satisfied, then the firm would earn maximum, the firm would earn the firm would earn maximum profit। तो फर्म, ये लेकिन ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। तो इस पहली कंडीशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम आर और ये एम सी उस तरफ ले जाएं, एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये लिख लें या ये लिखने की बात है, एम सी को उधर ले जाएं। तो ये है जी मार्जिनलिस्टिक रूल। मार्जिनलिस्टिक रूल के मुताबिक ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी, तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो क्या होगा? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो बहरहाल ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। तो ये है मार्जिनलिस्टिक रूल। इस पर मज़ीद अभी बात नहीं करते, इतनी काफ़ी है जो मैंने आपको समझाई है। आगे चलकर आएगा ये डिटेल में, फिर मज़ीद बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझाया कि किसे कहते हैं, और अब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको बुक से भी समझाते हैं मज़ीद। तो इसमें ये है कि जो टेबल अभी आपको मैंने समझाई थी वो टेबल ज़रा दोबारा से देख लें। वो टेबल आपने शायद बनाई हुई हो। अब जो मैंने ये असाइनमेंट दी थी आपको, ये ज़रा असाइनमेंट आपको बता दूं कौन सी असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2 जो दी थी मैंने आपको, ठीक है ना जी? ये अभी थोड़ा सा शो होता है, ये देखें, ये वाली, दिस असाइनमेंट।
तो इस असाइनमेंट को मैंने आप लोगों को दिया था, ये देखें, इसको मैंने कहा था करके लेके आइएगा। तो इसके मुताबिक इसी को मैं दोबारा से अब आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। तो कैसे करना है, होल्ड ऑन। जी, ये है आउटपुट, और ये क्या है, प्राइस, ये क्या है, रेवेन्यू, और ये क्या था भला, एवरेज रेवेन्यू, और ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपके पास कॉलम थे। अब इन कॉलम्स में ये जो 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने लिया था, प्राइस ली थी। अच्छा, ये आउटपुट जो है ये 1000 में है, तो इसको आपने 1000 में पढ़ना है। 1 का मतलब होगा 1000, 2 का मतलब होगा 2000, 3 का मतलब होगा 3000, 10 का मतलब होगा 10,000। तो ये रेवेन्यू भी जारी सी बात है फिर 1000 में आ जाएंगे, एवरेज रेवेन्यू भी 1000 में आ जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू भी 1000 में आपने ले लेना है, ठीक है जी। तो प्राइस फर्ज करते हैं फॉल करती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये प्राइस फॉल करी। रेवेन्यू का फार्मूला आप लोगों को आता है, तो रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है बोला, वो होता है पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू करें तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 मीन 80,000, ऊपर 1000 में ना सारी वैल्यू। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 24 के बाद ये 28 आ जाएगा। फिर ये 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। तो 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18 और 10। तो आप नोटिस करें कि टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ है, और फिर फॉल करना शुरू हो गया। ये आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि ये 10 से लेके 30 तक ये बढ़ रहा है, फिर 30, 30 दो जगहों पे कांस्टेंट रहा है, और फिर 30 से नीचे 28, 24, 18 और 10 ये फॉल कर रहा है। तो टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर फॉल कर जाएगा। अच्छा, अब एवरेज रेवेन्यू भी आता है आप लोगों को। एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करें, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अच्छा, आप नोटिस करें वो ये कि प्राइस और, होल्ड ऑन, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम है, चेक करें ज़रा, समझ आ रही, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या है, सेम है। अच्छा, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है, एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है
कि अगर हम यहाँ पे एक सेकंड जी वर्क करे तो मैं बोलता हूँ। तो इधर अगर हम टोटल रेवेन्यू की लिख दें वैल्यू, तो टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? पी इंटू क्यू होता है ना। और ये टोटल रेवेन्यू की जगह मैंने टोटल रेवेन्यू की वैल्यू लिख दी है और डिवाइडेड बाय क्यू आ जाएगा। तो क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाए तो बाकी पी बचता है। इसका मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा पी के बराबर आएगा। तो ये आपके सामने पी और एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो अब आपने याद रखना है। उसके बाद एम आर कैलकुलेट करते हैं। एम आर का फार्मूला क्या होता है? एम आर का फार्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन आउटपुट। तो चेंज ले लीजिए, ये 10 वैसे ही लिख दें पहले और उसके बाद फिर इनका चेंज ले लें, फिर इधर से आउटपुट का चेंज ले लें। तो 18 माइनस 10 8 आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 8 ओवर 1 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर 2, फिर आ जाएगा 0, फिर -2। ठीक है ना जी। फिर क्या आएगा -4, -6 और ये -8। तो ये आपके सामने एम आर की वैल्यू नेगेटिव में भी चली गई है, 0 भी हुई है। अच्छा, अब ये चीज़ देखें कि ये हमने क्या किया है। ये हमने कैलकुलेशन की है, पी और क्यू का डाटा हमें दिया गया था और हमने टी आर कैलकुलेट किया, ए आर कैलकुलेट किया और एम आर कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू वो फंक्शन होता है किसका भला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होगी तो टोटल रेवेन्यू भी चेंज होगा। इफ देयर इज अ change in price elasticity of demand, there would be a change in total revenue। तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। कैसे होगा? ये बात मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझाई थी आपको। ठीक है, उसमें ये बताया था आपको कि अगर, ये बात मैंने आपको एक टेबल से भी बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे लिखें प्राइस इंक्रीज और यहाँ पे लिखें प्राइस डिक्रीज और फर्ज करें कि इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 1 का मतलब है इलास्टिक। ठीक है ना जी, जिसको हम मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। तो इलास्टिक जब होगी या ग्रेटर देन 1 होगी ये, तो उस वक्त अगर प्राइस को बढ़ाया जाए तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो और प्राइस को कम किया जाए तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये मैंने आपको इलास्टिसिटी के चैप्टर में समझाई भी थी बात। फिर इलास्टिसिटी अगर इक्वल टू 1 हो, यानी यूनिट इलास्टिक हो या इक्वल इलास्टिक भी कहते हैं, उस सूरत में प्राइस अगर बढ़ जाए तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। और प्राइस अगर
कम कर दें, ये प्राइस कम की है, दो चीज़ें हैं ना, तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये इक्वल टू 1 में ये होता है। तीसरी बात ये है कि अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, जिसको आप इनइलास्टिक कहते हैं या लेस इलास्टिक कहते हैं, इस इलास्टिक को मोर इलास्टिक भी कहते हैं, ये पाकिस्तान में या इंडिया में लोग कहते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ ठीक है जी। तो अब क्या होगा इस सूरत हाल में, अगर प्राइस बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो लेस इलास्टिक की सूरत में प्राइस और रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। मोर इलास्टिक की सूरत में या इलास्टिक की सूरत में प्राइस और टोटल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या है, वो नेगेटिव है। तो यही बात मैंने समझाई है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होगी तो टोटल रेवेन्यू भी चेंज होगा, ठीक है ना जी। और ये मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिसिटी डिफरेंट वैल्यूज़ जब होती हैं तो प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में क्या क्या तब्दीली आती है, ठीक है जी। दूसरी बात जो इसमें समझने वाली है, ये पहली बात मैंने आपको समझाई है, दूसरी बात जो समझने वाली है वो कॉस्ट के हवाले से है, और वो ये बता रहा है कि कर्वी लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व shows the various level of एफिशिएंसी। ये पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी के साथ मैंने ये बताया था कि अगर लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व होगा तो एफिशिएंसी सेम रहेगी, लेकिन अगर इनवर्स एस शेप होगा तो एफिशिएंसी चेंज होती रहेगी, समझ रहे हैं ना। कहीं पे एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कहीं पे कांस्टेंट होगी, कहीं पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बात हमने समझाई थी। तो कर्वी लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है उस पर एफिशिएंसी लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं, वेरियस लेवल ऑफ एफिशिएंसी होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व shows the same level of efficiency, ठीक हो गया जी। तो ये हमने इतनी बातें यहाँ पे कर ली। अब जो है वो इस बात को समझना है, इस डेटा के अंदर ज़रा देखिए कि यही बात जो मैंने भी आपको समझाई है कि अगर अगर हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी बतानी है तो यहाँ पे देखिए कि प्राइसेस जो हैं 6 से 5 हो जाती हैं या 5 से 6 हो जाती हैं, दोनों सूरतों में, लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या रहता है, सेम। ये वाली बात है जो हमने यहाँ पे की है, ये वाली, दिस वन, ये वाली, ठीक है ना जी। ये आपके सामने सेकंड पॉइंट जो है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है, इस जगह पर 6 से 5 और 5 से, ये जो दो पॉइंट्स मैंने भी आपको, ये इसमें टोटल रेवेन्यू क्या रह रहा है, सेम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू 1, ये यूनिट इलास्टिक है। इसका मतलब ये है
कि प्राइसेस के बढ़ने से या कम होने से टोटल रेवेन्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर आप देखिए कि प्राइसेस, यहाँ पे देखिए कि प्राइसेस यहाँ से लेके 10 से लेके 30 तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये प्राइसेस यानी 10 से लेके 6 तक, तो रेवेन्यू जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, तो प्राइस कम हो रही है, प्राइस 10 से 9 हुई, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो क्या होता है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, समझ रहे हैं, क्योंकि प्राइस कम हो रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। आपके सामने प्राइस 10 से 9 हुई, रेवेन्यू 10 से 18 हुआ, प्राइस 9 से 8 हुई, रेवेन्यू 18 से 24 हुआ, प्राइस 8 से 7 पे गई, प्राइस मज़ीद कम हुई, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो जब प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से रेवेन्यू बढ़ेगा, ये वाली बात है कि प्राइस के कम होने से जब रेवेन्यू बढ़ेगा, ये आपके सामने, ये रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें कि 5 से 1 तक जब प्राइस होती है, प्राइस फॉल करती है, तो रेवेन्यू भी क्या करता है, फॉल करता है। तो जब ऐसा होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये आपके सामने, ये प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू भी क्या होगा, फॉल कर जाएगा आपके सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी अब हम बता सकते हैं पी और टी आर से। ये वही टोटल रेवेन्यू टेस्ट है या टोटल आउटले मेथड है जो आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था। मैंने इसको बताया था कि इसको टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू टेस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, और वहाँ पर भी यही बात समझाई थी आपको। तो ये वहाँ से भी मज़ीद पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलास्टिसिटीज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना, ये डाटा हमने 1000 में लिया हुआ है, तो ये 1 का मतलब 1000 लेना है, ये 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000, इस तरीके से। ये जो नीचे मैंने 3 जीरोज लगाए हैं उन सबको 1000 में पढ़ना है आप लोगों ने। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ में देख लें, तो आप इसका ग्राफ बना लीजिए, यानी आप क्यू को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखें और पी को जो है वो उसको प्लॉट करें। और ये जो पी होता है, ये जो पी कर्व होता है, इसको ए आर भी कहते हैं, इसको पी भी कहते हैं, या इसको हम एक सेकेंड, इसको हम इसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, लेकिन ये डिमांड कर्व कंज्यूमर का नहीं है, ये डिमांड कर्व फर्म का है, तो फर्म का डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्यों क्यों कहते हैं, ये एक सवाल है। यानी ए आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी, तो वाई ए आर sorry, again this is a problem, ये मैं ठीक कर दूँ आपको। वाई ए आर
वाई ए आर मैं लिख नहीं रहा। होल्ड करेंगे। तो अभी ये लिख नहीं रहा, पर वैसे मैं बता देता हूँ। वाई ए आर कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व और वाई पी इज कॉल्ड डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। तो ए आर और पी तो मैंने आपको बताया बराबर आएंगे हर सूरत में, तो ए आर और पी का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन दोनों को डी क्यों कहते हैं, ये ध्यान में रखें कि ये फर्म का डिमांड कर्व है। देखें, इसका मतलब ये है कि जब आप एक शॉप पे जाते हैं, आप एज ए कंज्यूमर, तो आप क्या करते हैं? आप कमोडिटी डिमांड करते हैं, आप कहते हैं मुझे कमोडिटी दे दीजिए। लेकिन आप देखें कि जो दूसरी तरफ सेलर है वो भी आपसे कोई चीज़ डिमांड करता है, और वो क्या डिमांड करता है? प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ है कि फर्म डिमांड्स प्राइस। फर्म प्राइस को डिमांड करती है, और जो क्या कहते हैं उसको, जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी को डिमांड करता है। वाई ए आर इज कॉल्ड डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म। ये कंज्यूमर का नहीं है। ए आर और पी दोनों को डिमांड कर्व ऑफ द फर्म कहते हैं। क्यों? बिकॉज बिकॉज फर्म फर्म डिमांड प्राइस। फर्म कंज्यूमर क्या डिमांड करता है? कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन फर्म, इसका मतलब दोनों तरफ से डिमांड होती है, तो इसलिए प्राइस कर्व को फर्म का डिमांड कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब ये है कि मज़ीद इसको समझिए ग्राफ के ज़रिए। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है? प्राइस। ठीक है, दिस इज प्राइस। तो ये पी और क्यू का डाटा आपके पास मौजूद है, ये वाला, इस टेबल के अंदर। ये टेबल अभी शो हो जाएगी आपको। जी, तो ये टेबल में आपने इन दो को जब मिलाएंगे, पी को और क्यू को, तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी। ये मैं आपको बना देता हूँ लाइन, ठीक है ना जी? तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसको आपने क्या कहना है? इसको आपने पी कर्व कहना है, या ए आर कर्व कहना है, या इसको डिमांड कर्व कहना है, जो मर्जी आप कह लीजिए। ठीक है,
और इसी तरीके से तो बहरहाल आपने क्वांटिटी को या आउटपुट को पी से मिलाना है तो प्राइस कर्व बन जाएगा या डिमांड कर्व बन जाएगा। और फिर जब आप क्वांटिटी को टोटल रेवेन्यू के कॉलम से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल रेवेन्यू कर्व आ जाएगा। ठीक है ना जी। यानी इन दो को मिलाएंगे तो प्राइस कर्व बन जाएगा और इन दो को मिलाएंगे तो टोटल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा। ये आपके सामने, ठीक है ना जी। यानी ये दोनों चीज़ें आपके सामने, इसको और इसको मिलाएंगे तो प्राइस कर्व बनेगा, फिर इसको और इसको मिलाएंगे तो टोटल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा। ये आपने कर लेना है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू कर्व बना के समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। जी आगे, तो ये देखें, तो ये जब आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद ये फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रेंज के अंदर ये जहाँ रेड किया मैंने, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट है और ये टोटल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो आउटपुट लेवल्स होंगे वो एक्चुअली 5 और 6 होंगे। क्यों भला? क्योंकि टोटल रेवेन्यू के अंदर अभी हमने पढ़ा था इसी टेबल के अंदर कि ये देखें 5 और 6 के अंदर टोटल रेवेन्यू 30-30 रहता है, सेम रहता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या है, सेम है। ये आपके सामने है जो मैंने आपको शो किया है, हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यानी ये इन दो मतलब प्राइसेस पे या इन दो आउटपुट लेवल पे चेक कर लें। 5 और 6 आउटपुट लेवल पे चेक करें तो आपको नज़र आ जाएगा, या इस दो कीमतों पे चेक करें तो तब भी नज़र आ जाएगा टोटल रेवेन्यू क्या है, सेम रह रहा है इसके अंदर। ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ये 5 है और इस जगह पे क्या है, 6 है। ये दो पॉइंट्स हैं आपके सामने। तो इस इन जगहों पर आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस जगह पर इलास्टिसिटी इस रेंज के अंदर आप कहेंगे कि इक्वल टू 1। ठीक है ना जी। क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो जहाँ पर टोटल रेवेन्यू सेम रहे तो वहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। और फिर यहाँ पे देखें कि प्राइसेस ज़रा नोटिस करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि ये
फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 10 कीमत है, तो इस 10 कीमत पर जो आउटपुट आ रही है वो 1 है, और इसको अगर हम इधर से इससे मिला दें तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पर जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। ठीक है ना जी, ये बात समझ में आ रही। फिर इसी तरीके से अगर ये 9 है तो 9 पर जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2, और इसी 2 को हम अगर इधर मिला दें तो इस जगह पर रेवेन्यू क्या होगा, इस 2 पर 18 होगा। ठीक है ना जी, तो ये 18, क्योंकि 9 इंटू 2, पी को जब हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू क्यू क्या होता है, वो टोटल रेवेन्यू होता है। तो ये टोटल रेवेन्यू इधर आ जाएगा 18। जैसे इधर 10 को आपने मल्टीप्लाई किया था 1 से तो जवाब आया था 10। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देख, इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 है यहाँ पे, तो 8 पर जो आउटपुट है वो कितनी आ रही है, 3। तो अब इस 3 पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, 24। समझ रहे हैं ना बात। आप ज़रा नोटिस कीजिए, इसका मतलब ये है कि फिर इसी तरीके से यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, 7 होगा। तो 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आ गया आउटपुट, नीचे आउटपुट ही आएगी। तो ये आपके सामने 7 इंटू 4 28 आ जाएगा। ठीक है ना जी, दिस इज 28। और फिर आपके सामने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो ये 30 आ जाएगा यहाँ पे, ये 30। और फिर नेक्स्ट है 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें यहाँ पर जो प्राइस होगी वो 5 आएगी, तो 30 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, नोटिस ये करना है कि जब प्राइस कम हो रही है, ये देखें इस रेंज तक ये प्राइस देखें क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ये वाली चीज़, प्राइस कम हो रही है और रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस कम हो और रेवेन्यू बढ़ता जाए तो नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। ये वाली बात आ गई कि प्राइस कम हो रही है और रेवेन्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर, इस रेंज के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। समझ आ गई बात आपको। इस जगह पर इलास्टिसिटी क्या लिखेंगे आप, ग्रेटर देन 1 होगी। या यहाँ पर आप देखें, इसको दो तरह से कह सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं कि अगर क्या कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही है, तो रेवेन्यू क्या कर रहा है, उसी रेंज में बढ़ रहा है। तो प्राइसेस जब कम होती हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। समझ आ रही बात आपको। और दूसरी सूरत में आप, ये तो प्राइसेस के साथ बता रहे थे ना, दूसरी सूरत में आप बता सकते हैं इधर आउटपुट के साथ, ये आउटपुट के साथ, कि अगर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे ये वाली बात कर रहा हूँ, तो फिर रेवेन्यू क्या हो रहा है, फिर रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट आउटपुट का बढ़ना से अगर रेवेन्यू बढ़े तो भी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। समझ गए बात आपको, समझ आई कि ये चीज़ समझने वाली है।
अच्छा, फिर उसके बाद ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है कि आउटपुट के बढ़ने से अगर रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है तो इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये मैंने इतना हिस्सा समझा दिया। अब इस हिस्से पे बात करते हैं, ये वाला जो हिस्सा इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 में ज़रा देखें तो इसमें प्राइस 6 से कहाँ पे आई है, ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट, प्राइस क्या हो रही है, ये प्राइस कम हो रही है। तो इसका मतलब प्राइस कम होने से अगर टोटल रेवेन्यू क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। या इन अदर वर्ड्स कि आउटपुट के बढ़ने से अगर टोटल रेवेन्यू क्या रहता है, सेम रहता है, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। ये दूसरा केस है। ये सारा मैं प्राइस डिक्रीज करके आपको समझा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए। तीसरे पॉइंट पे ज़रा देखें तो आपको नज़र आएगा, ये इतना हिस्सा देखें, ये इतना हिस्सा। अब देखें इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है ये, और इधर ये देखें, ये टी आर भी क्या कर रहा है, कम कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हिस्से के अंदर प्राइस तो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये देखें प्राइस अभी तो मैं शो नहीं कर रहा, इस जगह पे प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे इस पॉइंट पे चेक कर लें, है ना, इस पॉइंट पे, आई एम सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। जी जी, अब ये दोबारा से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस जगह पर प्राइस क्या होगी, 4 होगी है ना, तो ये कम हो रही है, फिर नीचे चले जाएं, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह चलती जाएगी। तो प्राइस कम हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, ये देखें इसी रेंज में, ये जिसको मैंने शो डेट किया। तो प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है ना जी। या अनदर वर्ड्स कि इस जगह पे आउटपुट होगी ना 7, फिर इस जगह पे 8, है ना, या आउटपुट बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ जाए और टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो ये मैंने प्राइस के साथ भी बता दिया और आउटपुट के साथ भी बता दिया। ये क्लियर हो गया आपको ग्राफ, ये बात समझ आ गई होगी अल्लाह करे। तो ये है जी स्टोरी। इसको आप अब इसको आप अब उसमें भी देख सकते हैं, अपनी किताब के अंदर भी। मैं किताब में भी शो कर देता हूँ आपको, होल्ड ऑन। ये देखें जी, किताब में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें, इसमें रेज कर देते हैं इसको। अच्छा, इसमें ज़रा देखें तो यही बता रहा है कि टोटल रेवेन्यू, टोटल, जस्ट अ मिनट, टोटल रेवेन्यू इज डिटरमिन्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने अभी समझाया। फिर मैंने दूसरी बात ये समझाई कि कर्वी लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व शोज द वेरियस लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्रोडक्शन। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी चेंजेस होती रहती हैं। ये टोटल रेवेन्यू कर्व। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद देखें तो ये जो चीज़ है, ये मैंने अभी आपको बताई कि दिस इज़ इक्वल टू ए आर एंड दिस इज़ इक्वल टू पी। तो ये पी कर्व है, या यहाँ पे क्या है, ए आर है, और ये आउटपुट है नीचे। और उसके साथ यही मैंने अभी आपको ग्राफ भी समझा दिया है। सॉरी, तो ग्राफ भी मैंने भी आपको समझाया है इसके अंदर। वेट 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 वेट, जी।
अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू कर्व मैंने भी आपको समझाया। दिस इज़ टोटल रेवेन्यू कर्व। तो ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप देखें कि ये 5 और 6 के अंदर, यानी इन दो पॉइंट्स के अंदर ये 6 है, ये 5 है, ये भी समझाया। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम, ये सेम है। यहाँ पर ये इस जगह पे लाइन सीधी आनी, तो ये सेम है, ठीक है ना जी। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पर रेवेन्यू क्या आता है, सेम आता है। तो ये समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब जो है वो आगे चलते हैं। ये मैं सारा समझा चुका हूँ आपको, इसकी डिटेल भी मैंने आप लोगों को करा दी है, ये सारी डिटेल है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या समझाया गया आपको कि, अच्छा इसमें एक चीज़ है, वो ये बताया गया कि द फर्म इज़ प्राइस मेकर। तो फर्म दो तरह की होती हैं, एक होती हैं प्राइस मेकर और एक वो होती हैं जो प्राइस टेकर होती हैं। तो प्राइस मेकर और प्राइस टेकर फर्म में क्या फ़र्क है? जो प्राइस मेकर होती है और दूसरी तरफ कौन सी फर्म होती है, प्राइस टेकर। प्राइस मेकर कैन चेंज प्राइस, प्राइस टेकर कैन नॉट चेंज प्राइस। ये ज़हन में रखना है आपने। तो जो प्राइस मेकर होगी वो चेंज कर सकती है, तो इसका मतलब वो प्राइस बढ़ा भी सकती है, प्राइस को कम भी कर सकती है, या प्राइस वो सेम भी रख सकती है, उसकी मर्जी है। लेकिन ये चेंज ही नहीं कर सकती प्राइस टेकर जो है। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें, तो यहाँ पर प्राइस क्या हो रही है, इस जो भी डेटा मैंने टेबल बना के दिखाई थी, वो टेबल इसी ग्राफ की बनी हुई है जो मैंने टेबल बनवाई थी आपको भी। तो उसमें देखो तो प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पड़े, तो इसलिए उसको प्राइस मेकर कह रहा है कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। बाकी जो है वो ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है, ये ग्रेटर देन 1 के लिए है। ये वाली जो इंटरप्रिटेशन लिखी है ये लेस देन 1 के लिए है, और ये वाली इंटरप्रिटेशन जो है दिस इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसको आगे मज़ीद पढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। ये आपको बता रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगी। ये तो सिंपली पहले तो ये समझाया है कि टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है। ये जो डायग्राम है ना, ये टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी में आपको समझाया। लेकिन असल क्वेश्चन तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको कहीं पे मैक्सिमाइज नज़र नहीं आया ना, आपको बताया गया कि प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो क्योंकि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया, हम तो रेवेन्यू कर्व का बता रहे थे और इलास्टिसिटी का बता रहे थे। तो ये जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ये आपके सामने, ये टोटल रेवेन्यू कर्व जिसको मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, और ये एवरेज रेवेन्यू प्राइस कर्व है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एक्चुअली रिलेशनशिप थे इलास्टिसिटी के, और क्योंकि इस रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, और फिर इस रेंज के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इलास्टिसिटी क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, और इस रेंज के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर अगर कीमत में कमी आएगी तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, नेगेटिव होता है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर प्राइस में कमी आएगी तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसके अंदर, इस हिस्से के अंदर जब प्राइस में कमी आएगी, क्योंकि इस तरफ को मूव करते जाएं तो प्राइस में कमी आती चली जा रही है, ये प्राइस या यार एक ही चीज़ है। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। ये आपके सामने। तो एक्चुअली दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। तो ये इस ग्राफ के अंदर आपको ये समझ आ रहा है।
तो दैट द प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ देखें टोटल रेवेन्यू, यहाँ देख बता रहा है कि प्राइस कम हो रही है तो टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, और ये वाला हिस्सा बता भी रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये वाली चीज़ प्राइस यहाँ से पता चल रही है कम हो रही है, ये देखें, और ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। और अगर हम ये देखें तो इस हिस्से में अगर प्राइस कम हो रही है तो टोटल रेवेन्यू क्या बता रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखें इसी हिस्से में जाके चेक कर लें, ये सारा हिस्सा ये देखें, तो ये टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू। और फिर इस हिस्से में टोटल रेवेन्यू सेम है, तो ये देखें इस हिस्से में टोटल रेवेन्यू क्या है, सेम है। तो दिस इज समथिंग यू वांट टू नो एंड आई वांट टू डिस्कस विद यू। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। लेकिन अभी हमने इस 2.1 में क्या देखा, हमने रिलेशनशिप देखा बिटवीन प्राइस, AR, TR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने इसके अंदर चेक किया है रिलेशनशिप इस क्वेश्चन के अंदर सो फार। वही मैं इसी ग्राफ की मैंने टेबल भी बना दी और इसको समझा दिया। अब जो क्वेश्चन है वो जाहिर सी बात है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। और ये कर्व बनाया हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूँ और ये मैं आपको बना के समझाता हूँ, ठीक है ना जी। तो अपने इस पे आते हैं, ये फिर वापस चला जाता है। कोई बंदा ये वन नोट को यूज़ करता है, ये जो मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज सॉफ्टवेयर वन नोट। अगर कोई करता हो तो मेरे व्हाट्सएप पे करे मुझे मैसेज या मुझे कॉल करके बताए जी, मैं करता हूँ। कुछ एक दो चीज़ें इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर कोई इसका एक्सपर्ट है वन नोट का, जो कंप्यूटर का ज़रा अगर कोई माहिर है तो मेरे से डिस्कस कर लेगा। वन नोट है सॉफ्टवेयर का नाम। अच्छा, तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ग्राफ बनाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू टोटल अप्रोच, टोटल अप्रोच के थ्रू। ये अभी आपको बताया था कि दो तरीके हैं, एक टोटल अप्रोच और एक मार्जिनल अप्रोच। ये मैंने टोटल अप्रोच आपको वैसे ही समझाई थी कि वो टोटल अप्रोच है क्या, ये उसका मेथड है। और फिर मैंने एक एग्जांपल से उसको समझाया था, इसका ग्राफ नहीं समझाया था। अब ग्राफ के ज़रिए समझा रहा हूँ इसी चीज़ को। यहाँ तक थी ना टोटल अप्रोच, इस जगह तक, तो अब ग्राफ से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी चीज़ को। तो उसमें ये है जी कि हमने यहाँ पे आउटपुट ले लेनी है, यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास, और इसका जो है वो ग्राफ बनाते। तो दिस इज समथिंग, टोटल रेवेन्यू कर्व अभी बनाया हमने, दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व अभी बनाया ना, और टोटल कॉस्ट कर्व पहले पहले ही बनाया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इनवर्स एस शेप होता है। तो दिस इज टोटल कॉस्ट। अब आप ज़रा चेक करें कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट, ये वाला, और जिसको मैंने रेड पॉइंट शो किया, और एक ये है। ये दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो
क्या है, बराबर है, यानी सो देयर आर टू break even, there are two break even points, point A and B, where total revenue is equal to total cost. तो ये तो दो ब्रेक इवन पॉइंट हैं, ठीक है ना जी। और ये ब्रेक इवन आउटपुट आ गई और ये भी ब्रेक इवन आउटपुट आ गई। तो ये Q1B और ये Q2B, ये दोनों B मीन्स ब्रेक इवन आउटपुट, Q मीन्स आउटपुट, तो दो ब्रेक इवन आउटपुट आ गई हमारे पास। अच्छा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इस एरिया के अंदर, इस सारे एरिया के अंदर, इस सारे एरिया के अंदर आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो ऊपर है, किससे, टोटल रेवेन्यू से। यू कैन सी कैसे भला कि इसके अंदर, इसके अंदर ज़रा देखें तो आपको नज़र आएगा कि टोटल कॉस्ट कर्व जो है ये ऊपर है, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है, ये है ना, टोटल कॉस्ट ऊपर है। और टोटल रेवेन्यू देखें, ये मैं ये भी ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये नीचे है। तो इसका जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ऊपर होती है तो ये क्या होता है, ये चीज़ अभी आप लोगों ने इधर देखी है, ये चीज़ देखें, ये टोटल कॉस्ट है ना, तो टोटल कॉस्ट ऊपर है इन दोनों जगहों पे और टोटल रेवेन्यू नीचे हो तो क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब ये लॉस है, दिस शोज द लॉस, तो ये लॉस को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर भी देखें, इस जगह पर भी ये सारा एरिया जो है इसके अंदर भी टोटल कॉस्ट ऊपर है, ये देखें, और टोटल रेवेन्यू नीचे है। इसके अंदर भी टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन है टोटल रेवेन्यू से, तो ये भी लॉस है। इसका मतलब है ये है कि टू दी लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट A and right of the break even point B is total cost greater than total revenue, meaning that loss। तो ये दोनों शेडेड एरिया क्या शो कर रहे हैं, लॉस। और इस ए पॉइंट पर TR और TC बराबर है, इसी तरीके से इस बी पॉइंट पर भी TR और TC क्या है, बराबर है। ये दो ब्रेक इवन पॉइंट हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चेक करें इस पूरे हिस्से के अंदर, ये वाला जिसको मैंने पर्पल से शेडेड किया है, ये वाला सारा एरिया, तो इस पूरे एरिया के अंदर क्या है, इस पूरे एरिया के अंदर क्या है, इसके अंदर टोटल रेवेन्यू लाइन ऊपर है, ये देखें, ये टोटल रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, ये जिसको अब मैं रेड से शो किया, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। और टोटल कॉस्ट जो है वो ब्लू लाइन है, वो नीचे है, तो टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ये क्या है, ये पोर्शन जनाब ये वाला है, इतना हिस्सा है, ये देखें, ये वाला हिस्सा, सॉरी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब इस सारे हिस्से में, इस सारे हिस्से में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। और ये वो हिस्सा है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये जो दो हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये मैंने इसलिए डेटा से समझाया था आपको।
समझ गए ना। लेकिन जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा वो तो पता चलता है, लेकिन फिर उसमें से इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव है प्रॉफिट, लेकिन हमें पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमें गैप जो है वो मैक्सिमम चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो ये 100 भी है, पॉजिटिव 200 भी है, पॉजिटिव 300 भी है, 400 भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या होगा, गैप जो है रेवेन्यू और कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए गैप। जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब वो गैप चेक करते हैं कहाँ ज़्यादा है, जहाँ गैप ज़्यादा होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये सारा क्या है, ये सारा प्रॉफिट है। ये क्या है, ये लॉस है। ये भी क्या है, ये लॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो है लेकिन हमने मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ इनमें गैप सबसे ज़्यादा होगा। तो गैप जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा होगा, जहाँ पर जहाँ पर ये यहाँ तक समझ आ गई बात आपको कि नहीं, ये क्लियर होगी मेरा ख्याल आपको। तो अब अगली बात मैं मज़ीद दोबारा से डायग्राम यही दोबारा बना के समझा रहा हूँ आपको। ये देखें, दोबारा से देखें। ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट, ये ये रेवेन्यू कर्व है और ये कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व। तो उस पे आपने ये करना है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है। जहाँ पर टेंजेंट, ये देखें जैसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है और यहाँ पर भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। जहाँ पर दो टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे वहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस जगह पर, तो ये इस जगह पर टेंजेंट और इधर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। फिर यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये देखें, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स पर मैंने टी आर पे किए हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो जहाँ पर ये इसी तरीके से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट ये होगा। इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट इस पॉइंट पे करूँ तो ये टेंजेंट होगा। समझ रहे हैं ना। तो इन सारे टेंजेंट्स में से देखना है कौन से पैरेलल हैं। तो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाले, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। ये आपके सामने देखें दोनों पैरेलल है। तो जहाँ ये पैरेलल होंगे वहाँ पर जो आउटपुट आएगी ये वाली, ये इस इसको हम कहेंगे आउटपुट पीएम। पीएम मींस आउटपुट, पीएम मींस प्रॉफिट, पी मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट। समझ गए। और इस जगह पर जो कॉस्ट आएगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट, वो कॉस्ट जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। और अ, इसी तरीके से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। इसी तरीके से यहाँ पर जो रेवेन्यू आएगा वो आर एम होगा। यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये मिटा देते हैं सी यहाँ से, अगर ये मिट जाए तो अल्लाह करे, ये मिट जाए तो ये मिट गया। ये समझ गए ना, ये डायग्राम में शो। तो ये देखें, तो सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। समझ गए ना। तो ये तो ये आरपीएम, आरपीएम का मतलब ये है कि ये वो रेवेन्यू है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, और ये कॉस्ट वहाँ पे, ये वो कॉस्ट है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, और ये आउटपुट है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। क्लियर होगी बात आपको। तो दिस इज समथिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा, फिर ये चीज़ ध्यान में रखें कि टेंजेंट जो होते हैं,
टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप किसे कहते हैं? मार्जिनल। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ऑन ग्राफ शोज मार्जिनल। तो अप्रोच कौन सी थी ये? अप्रोच तो टोटल अप्रोच है, क्योंकि हमने रेवेन्यू कर्व भी टोटल लिया हुआ है और कॉस्ट कर्व भी टोटल लिया हुआ है। लेकिन जब हम इनके ऊपर मैक्सिमम गैप फाइंड करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक्चुअली मार्जिनल अप्रोच में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो भी टेंजेंट होगा वो मार्जिनल को शो करेगा। जैसे 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 दोबारा से देखें, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू कर्व है ना, तो जब मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, ये वाला टेंजेंट, तो ये एम आर को शो करेगा। है ये टी आर कर्व, लेकिन इस पे ये जो टेंजेंट है ये एम आर को शो करेगा। जैसे मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये भी किसको शो करेगा? एम आर को शो करेगा। तो जो भी टेंजेंट होता है जो ये 1 पॉइंट पे जाता है, तो इसी तरीके से कॉस्ट में चले जाएं तो कॉस्ट कर्व ये है, फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट कर्व है आपके पास, इसके ऊपर ये कॉस्ट है, ये आउटपुट। इसके ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये जो टेंजेंट है ये एमसी को शो करेगा। ये मैंने पहले भी बताया था। ये इधर मैं टेंजेंट ड्रॉ, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें ये टेंजेंट, तो ये किसको शो करेगा? एमसी को शो करेगा। तो इसलिए जब हमने यहाँ पे ये टेंजेंट शो किए हैं तो ये सारे जो टोटल कॉस्ट पे आ रहे हैं ये एमसी को शो कर रहे हैं, और जो टोटल रेवेन्यू पे आ रहे हैं ये एमआर को शो कर रहे हैं। ठीक है। और आपको याद होगा कि इसी बहाने हम मार्जिनल अप्रोच भी देख लेते हैं। तो मार्जिनल अप्रोच में ये था कि एमसी और एमआर बराबर हो जाए, तो जहाँ ये पैरेलल होंगे वहाँ ये बराबर हो जाएंगे। ये तो दोनों अप्रोचेज यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे ये देखें, ये भी शो होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये मार्जिनल का पहला रूल क्या था कि एम आर और एम सी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सॉरी, एम सी और एम आर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये देखें, एम सी और एम आर कहाँ बराबर होंगे? जहाँ दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्जिनलिस्टिक रूल भी फुलफिल होता है। यानी वंस द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल इट शोज एम सी एम आर आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर एम सी और एम आर क्या है? पैरेलल हैं। when the tangents are parallel to each other it shows MR is equal to MC। तो जहां पर MR MC के इक्वल हो जाए तब भी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और जहां पर गैप टोटल रेवेन्यू पे और पॉजिटिव गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मैक्सिमम हो जाए वहाँ पर भी प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक ही बात। तो ये दोनों अप्रोचेस यहाँ पे इकट्ठी हो गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ आती हैं। अच्छा, अभी कहानी ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन इसको ख़त्म करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को मज़ीद समझते हैं। वो ये कि दोबारा से मैं इसको फिर समझा दूं आपको कि देखें, दोबारा ये ग्राफ बना रहा हूँ। ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू कर्व है, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये तो आपका है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, ये
और ये मैंने पैरेलल लाइंस दो ड्रॉ कर दी, तो इस जगह पर ये गैप मैक्सिमम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे गैप, क्योंकि पॉजिटिव गैप जितना इनमें होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ही हमने करना था। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ए ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पहला टेंजेंट फॉर एग्जांपल ये है, ये पहला टेंजेंट है फर्स्ट, ये आपके पास, ये आपके पास दूसरा टेंजेंट है, ये आपके पास तीसरा है, ये तीन देखें तो पहले ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ये पहला है, ये दूसरा है, और उसके बाद तीसरा जो है वो ऐसे है, ये तीसरा है। तो आप देखें पहला स्टीपर है, फिर दूसरा फ्लैटर है, तीसरा और फ्लैटर है। तो स्टीपर की स्लोप क्या होती है? स्टीपर हैज, ये पहले समझाया हुआ है, मोर स्लोप देन दी फ्लैटर। इसका मतलब ये है इस जगह पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। और इधर अगर आप देखें इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो पहला टेंजेंट ये है, फिर दूसरा क्या है, ये है, तीसरा ये है। तो आपको नज़र आ रहा है कि फ्लैटर फिर स्टीपर, फिर मज़ीद अगर देखें तो ये चौथा कॉस्ट के ऊपर ये है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले फ्लैटर है फिर स्टीपर हो रहा है। ये मतलब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इज फ्लैटर अर्लियर, टेंजेंट जो उसका है, देन इट इज स्टीपर। और फ्लैटर होगा तो उसकी स्लोप क्या होगी, कम होगी। तो टोटल कॉस्ट शुरू में पहले फ्लैटर है फिर स्टीपर हो रहा है, लेकिन टोटल रेवेन्यू जो है इज स्टीपर अर्लियर देन इट इज फ्लैटर आपके सामने। तो ये तीनों जो हैं, ये मैंने एमआर की बात की है आपसे, ठीक है ना जी। तो ये बातें समझ आ रही हैं आपको? इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या कर रहा है, पहले इनमें गैप, गैप देखें, इसके बाद से ये गैप पहले इतना है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर गैप बढ़ता जा रहा है, ये देखें ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो आप इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज करते करते मैक्सिमम आप यहाँ पे पहुंचे, देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, ये सारा, ये दोनों पॉइंट्स, ये इस तरफ जो मूव कर रहे हैं आप, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, आप पॉइंट से हट रहे हैं, और मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता गैप कम होता चला जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो ये आप दोबारा क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। इधर आप डाइवर्ज कर रहे थे, इस हिस्से में आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। और इस हिस्से में, यानी इस हिस्से मीन्स कि मैं इसको हाईलाइट कर दूं, अगर ये हो जाए तो, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना जी। तो इस यानी ब्रेक इवन जो आपकी, या प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है, उसके लेफ्ट साइड पर आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, क्योंकि आप इस ब्रेक इवन पॉइंट से हट रहे हैं, दूर दूर हट रहे हैं, और फिर गैप मैक्सिमम हुआ, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, फिर ये कन्वर्ज कर रहे हैं, और दोबारा आप एक और ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि एट ये वाला पॉइंट है जिसमें ये, जिसको मैंने अब हाईलाइट कर दिया, येलो हाईलाइट जिस इससे मैं किया, तो आप इस ए पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी दूर हट रहे हैं। यहाँ पे देखें डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो हिस्सा है, जो इसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आप कन्वर्ज कर रहे हैं, क्योंकि गैप देखें कम होता चला जा रहा है, ये वर्टिकल लाइंस रेड वाली देखें छोटी 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 होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, कि इस हिस्से में कन्वर्ज करेंगे, इस हिस्से में डाइवर्ज करेंगे। अच्छा, तो
एट, ये भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये देखें कि एट क्यू पी एम यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट के ऊपर एम आर और एम सी क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि टू टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिलो क्यू पी एम आर जो है वो ग्रेटर देन है एम सी से, ये बिलो यानी इस हिस्से में। और देखें क्यों भला, क्योंकि एम ये टेंजेंट जो है रेवेन्यू के ऊपर है और टेंजेंट जो है वो कॉस्ट के नीचे है। तो एम आर टेंजेंट किसको शो करेंगे? तो ये सारे ये क्या है, ये एम आर है, और ये दूसरा भी क्या है, एम आर है, ये तीसरा भी क्या है, एम आर है। इधर ये पहला क्या है, ये एम सी है, ये दूसरा क्या है, एम सी है, तीसरा क्या है, एम सी। तो एम आर ऊपर है, एम सी नीचे। लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या है कि अब आफ्टर जो है क्यू पी एम अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एम आर जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिवली स्लोप है, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो जब ये नेगेटिव हैं तो फिर क्या होगा, ये एम आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिवली स्लोप जब होगा, और ये एम सी से। तो इसका मतलब ये है कि इस इन दोनों जगहों पर टू टेंजेंट्स आर नॉट पैरेलल, टू टेंजेंट्स आर नॉट पैरेलल। ठीक हो गया जी बात। तो इस हिस्से में ये जो डाइवर्जेंट वाला हिस्सा है, यानी ये जिसको मैंने डबल अब शेडेड कर दिया है, डबल शेडेड है ये वाला सारा, इस सारे हिस्से में एम आर जो है वो ग्रेटर देन है एम सी से, और ये जो सिंगल है इसके अंदर एम सी ग्रेटर देन है एम आर से, क्योंकि एम सी का स्लोप पॉजिटिव है और एम आर का स्लोप नेगेटिव है। ठीक है ना जी। और इस जगह पर इस जगह पर ये जो क्यूपीएम वाला है, इस जगह पर एम सी और एम आर क्या है, बराबर है। तो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो जारी सी बात है कि मज़ीद है, उसको हम इंशाल्लाह ताला कल पे रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हालांकि मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था, न्यूमेरिकल ये वाला, ये वाला, दिस वन, यही वाला है। तो इसने यही कहा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दिया हुआ बुक में, देखिएगा तो पेज नंबर 110 है, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और अगले उसमें यही एम सी और एम आर कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये फिर हम कल पे रख लेते हैं। ठीक है ना जी। तो आज इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपने कल असाइनमेंट नंबर 3 में टीवीसी या तो दी ही नहीं थी, मैंने हर चीज़ दी थी भाईजान। अच्छा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वी हैव पता नहीं क्या रहमतुल्लाह बरकातहू। सर जी यस्टरडे लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? ये आईसीएमए वालों से पूछें जी, इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं कल की, इस वजह से अब हो नहीं सकती। आपने किसी ने की है तो मुझे सेंड कर दें, तो मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे से रब्ता कर लें तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे सेंड होगी। तो अगर किसी ने भी रिकॉर्डिंग की है कल वाले लेक्चर की तो वो लाजमी प्लीज़ उसको सेंड करें ताकि सब लोग उसको देख सकें, और आईसीएमए की उसमें भी डाल देंगे, पोर्टल के ऊपर भी, सबका भला हो जाएगा अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी एक और क्वेश्चन है फराज, ये क्या है, महम क्या कहती हैं, महम फातिमा कहती हैं पी डी गेन बता दें। वो तो बता दिया मैंने 2-3 दफ़ा, फिर दोबारा भी बताया। सर जब भी टी आर इंक्रीज होगा वो इलास्टिक होगा?
जब भी टी आर इंक्रीज होगा वो इलास्टिक होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल इलास्टिक होगा। और जब टी आर डिक्रीज होगा तो इन इलास्टिक होगा, बिल्कुल सही है। अगर प्राइस कम हो रही है तो प्राइस भी साथ बतानी पड़ेगी ना। सर टीसी करो, हमने शॉर्ट रन वाला लिया है, अगर लॉन्ग टर्म वाला ले लें तो क्या होगा? नहीं, शॉर्ट टर्म वाला ही लेना, लॉन्ग टर्म वाला नहीं लेना। ले लेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट टर्म में लेना, ठीक है? क्योंकि हम ये सारा एनालिसिस जब फिक्स कॉस्ट लेते हैं तो फिर शॉर्ट रन का एनालिसिस ही कर रहे होते हैं, और इसमें हमने फिक्स कॉस्ट लेनी है, ठीक है ना जी? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक हो गया जी, नो क्वेश्चन। फिर मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास कल वाले लेक्चर की, किसी के पास अगर रिकॉर्डिंग है तो वो प्लीज़ सेंड कर दें, ताकि हम उसको आईसीएमए की उसके ऊपर भी दे दें, पोर्टल पे भी, और सबका भला हो जाएगा उसमें। वो मेरे से रब्ता कर ले, फ़ोन कर ले या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे मुझे, ठीक है? चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।